हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो स्वागत करते हैं आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। और आज हम लोग अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 और ये भी कह सकते हो आखिरी लेक्चर करने वाले हैं। तो ड्रॉपर बैच में, पराक्रम बैच में अपना पराक्रम दिखाते हुए अच्छे अच्छे बच्चों ने दूसरा चैप्टर भी कवर कर लिया है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो ऐसे ही हम लोग बच्चों धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ एक एक चैप्टर को कवर करते जाएंगे, उस चैप्टर को स्ट्रांग बनाते जाएंगे। उम्मीद है आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चनों की, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी वो चैप्टर लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे काइनेटिक्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवीजन भी तो होना चाहिए। तो काइनेटिक्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। काइनेटिक्स में सर हमने पढ़ लिया रेट लॉ। रेट लॉ ये क्या होता है? तो रेट लॉ होता है सर रेट का अलग अलग चीजों पे डिपेंडेंस या रेट का अलग अलग चीजों के साथ रिलेशन। कौन कौन से रेट लॉ पढ़े? डिफरेंशियल रेट लॉ, जहां पे हम कहते हैं अलग अलग रिएजेंट का रेट उनके कॉफिशिएंट से डिवाइड करने पे सबके लिए सेम आता है, सबके लिए सेम आता है, और इसी चीज को बोला रेट ऑफ रिएक्शन। और कौन सा रेट लॉ पढ़ा? और पढ़ा रेट का कंसंट्रेशन के साथ डिपेंडेंस, जहां पे एन आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और कौन सा रेट लॉ पढ़ा? और इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा, जहां पे हम कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस टाइम के साथ देखते हैं। तो ये सब हमने रेट लॉ पढ़े थे। डिफरेंशियल वाला रेट लॉ यानी जो पहला रेट लॉ है उसको ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी दोनों रेट लॉ ऑर्डर के अकॉर्डिंग अलग अलग होते चले जाते हैं, चेंज हो जाता है। यानी तुम फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ जीरो ऑर्डर में लगाओगे तो भाई गलत आना ही आना है, और जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर में लगाओगे तो भी गलत आना है। और इसी में इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ही तो हमने पढ़ा था हाफ लाइफ और ये सारी बातें। अब इस चैप्टर में क्या क्या बचा है? ये इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट है। ये इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट है। अब बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या बचा है सोच के देखो। अब इस चैप्टर में बचा है मैकेनिज्म। अब इस चैप्टर में समझना है कि भाई रिएक्शन में जो रेट में हमने ये के लिया था, कहां गया के? ये वाला जो के लिया था, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट के बारे में समझेंगे, यानी आर्रीनियस इक्वेशन के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? आर्रीनियस इक्वेशन के बारे में। और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पास और यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब तुम SN1 SN2 E1 E2 कई बार क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड आते हैं, वो भी इसी से सॉल्व किए जाते हैं। जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है वो भी यहीं से सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है आर्रीनियस इक्वेशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी के अंदर। कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या है भाई? भाई क्या मतलब है कोलिजन थ्योरी का? कि कोलाइड होंगे, चीजें टकराएंगी। टकराएंगी क्यों? क्योंकि बिना टकराए रिएक्शन नहीं हो सकती है। जैसे मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर में तुमने इधर भर दिया हाइड्रोजन, बहुत सारा हाइड्रोजन भर दिया इधर, और इधर भर दिया बहुत सारा ऑक्सीजन। इधर भरा बहुत सारा ऑक्सीजन, ठीक है। और बीच में हमने लगा दी एक दीवार, बीच में लगा दी एक दीवार। तो चाहे तुम कितनी भी प्रोबेबल कंडीशन दे दो, चाहे तुम कितना भी ज्यादा टेम्परेचर कैटलिस्ट ऐड कर दो, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अलग अलग जगह प्रेजेंट है, जो अलग अलग दुनिया में प्रेजेंट है, क्या वो रिएक्शन करके पानी बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। तो कोलिजन थ्योरी का यही सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट है उन्हें आपस में कांटेक्ट में आना ही आना है। क्योंकि कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो तब जब तक वो टकराएंगे नहीं तब तक उनके बीच में नया बॉन्ड बन नहीं पाएगा। तो पहली बात क्या कहता है कोलिजन थ्योरी? कि कोलिजन होना, टकराव होना, झगड़ा होना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा कंपल्सरी कंडीशन है। प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा कंपल्सरी कंडीशन है तो भाई है, कंपल्सरी होना ही होना है। बिना कोलिजन के प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा। दूसरी बात क्या है? अब ऐसा तो नहीं ना कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सब इधर उधर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, और अगर सब टकरा रहे हैं तो सब प्रोडक्ट बना लेंगे, नहीं। कुछ ही कोलिजन ऐसे होंगे
जो प्रोडक्ट बना सकते हैं। यानी मान लो 100 मॉलिक्यूल एक बार में टकराए, कितने टकराए? 100 टकराए, लेकिन प्रोडक्ट हो सकता है सिर्फ 2 बना रहे हो सकता है सिर्फ 3 बना रहे हो। इतना ही एफिशिएंसी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि हर कोलिशन के बाद बॉन्ड बन ही जाएगा, हर कोलिशन के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना ही लेंगे। तो एक कंटेनर में हमने रिएक्टेंट को भरा, वो रिएक्टेंट आपस में टकराने कंपलसरी हो गए। सेकंड बात, हर एक टकराव से प्रोडक्ट नहीं बनता है, प्रोडक्ट कुछ ही टकराव से बनता है, और उस टाइप के कोलिजन जो प्रोडक्ट बना सकते हैं उन्हें कहा गया इफेक्टिव कोलिजन, कि भाई यही है प्रभावशाली, इन्हीं का प्रभाव होगा, बाकी सबका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इनको कहा गया इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहा गया? इफेक्टिव कोलिजन। अब एक कोलिजन इफेक्टिव कब होगा? अब एक कोलिजन इफेक्टिव कब होगा? कब हम कहेंगे कि भाई हां कोलिजन बहुत काम का है, कोलिजन बहुत इफेक्टिव है? उसके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उस कोलिजन में एक मिनिमम एनर्जी जुड़ी हुई होनी चाहिए, और उस कोलिजन के पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। समझो इस बात को, ऐसे थोड़ी कि बस लिख दिया और समझ में आ गया। अब इस बात को समझते हैं। देखो, जैसे मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आयोडीन है, सिंपल केस ले लेते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। H का H के साथ सिंगल बॉन्ड, I का I के साथ सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। हाँ, H का H के साथ सिंगल बॉन्ड, I का I के साथ सिंगल बॉन्ड। अब अगर ये दोनों टकराना चाहते हैं, ये दोनों आपस में आगे भिड़ना चाहते हैं और नया मॉलिक्यूल HI बनाना चाहते हैं, नया मॉलिक्यूल HI बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अपना पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, अपनी पुरानी यारी को भूलना पड़ेगा, तभी वो नई दोस्ती यारी कर पाएंगे। और अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो जब ये आके टकराने वाले हैं, जब ये आके टकराने वाले हैं, तो इनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिससे ये अपने पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर सके। इन दो मॉलिक्यूल के पास, बाकी दुनिया की बात गई अलग, उसमें हमें नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन इन दो मॉलिक्यूल पर अगर हम फोकस कर रहे हैं तो इन दो के पास एक एनर्जी होनी चाहिए जिससे ये टकरा सके। तो उसी एनर्जी को कहा गया मिनिमम एनर्जी। तो अब आई थिंक समझ में आता होगा कि भाई मिनिमम एनर्जी क्यों चाहिए? मिनिमम एनर्जी चाहिए पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। और ब्रेक होगा कैसे? एनर्जी से। और इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोला? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मान लो यहां पे एनर्जी आ गई, ये दोनों H एटम, ध्यान से देखो, ये H का एक एटम है, ये H का एटम है, ये I का है, ये I का है। जब ये टकराने आए तो H और I जो बीच वाले हैं उन्होंने तो बॉन्ड बना लिया, क्योंकि वो कांटेक्ट में आए, वो तो चिपक गए। लेकिन जो किनारे वाला H है और जो किनारे वाला I है वो तो अकेला रह गया। अब वो क्या करे? क्या पता उसको दुनिया में दोबारा मौका ही ना मिले कोलाइड करने का, सब कुछ रैंडम होता है। तो ऐसे कोलिजन को हम बोलेंगे कि भाई इसमें एनर्जी होने के बाद भी जो इसका ओरिएंटेशन है, जो इसकी दिशा है, जो इसकी डायरेक्शन है कोलिजन की, वो प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, दैट इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और इसीलिए दूसरी कंडीशन आती है कि कोलिजन का ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल सही डायरेक्शन में। यानी सही डायरेक्शन में आए, सही एनर्जी लेके आए, तभी वो रिएक्शन करा पाएगा। डायरेक्शन में गलती कर बैठा, गया मौका हाथ से। एनर्जी में गलती कर बैठा, गया मौका हाथ से। तो कहते हैं ना, सफल होने का एक ही तरीका है, विफल होने के अनेकों तरीके हैं। वही चीज यहां पे, प्रोडक्ट बनने का एक ही तरीका है, प्रोडक्ट ना बनने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अब यहां पे मान लो ऐसे आए, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये और एक आयोडीन का मॉलिक्यूल ये, इस डायरेक्शन से दोनों आपस में टकराने आ रहे हैं। अब अगर एनर्जी हुई, अब अगर इनके पास एक एनर्जी हुई तो बॉन्ड भी तोड़ ले जाएंगे और ऊपर वाला H, ऊपर वाला I आपस में चिपक जाएंगे, नीचे वाला H, नीचे वाला I आपस में चिपक जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो कोलिजन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी हुआ, जो कोलिजन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी हुआ
और जो कोलिजन है उसके पास प्रॉपर एनर्जी भी है। दोनों फैक्टर मिल गए, ओरिएंटेशन फैक्टर भी मिल गया और एनर्जी फैक्टर भी मिल गया। समझ में आई बच्चों ये बात इतनी? तो इसी चीज को हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी, कि कोलिजन होना कंपलसरी है, कोलिजन के पास इफेक्टिव होना कंपलसरी है, इफेक्टिव होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए और एक मिनिमम या प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए। तो इसी में कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी का। अब इसका क्या मतलब है, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है? एक्टिवेट करना, एक्टिवेट का मतलब सक्रिय करना, सक्रियण ऊर्जा। तो मान लेते हैं कि एक रिएक्टेंट है, अब इस चीज को आगे डायग्राम में देखेंगे, उसके पास कुछ एनर्जी तो होगी पहले से, रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी तो पहले से होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो जीरो एनर्जी लेके बैठा, बिल्कुल कंगाल होके बैठा है। और उसको कोलिजन के लिए मान लेते हैं इतनी एनर्जी चाहिए। तो ये जो चाहिए ये थ्रेशोल्ड है, जो चाहिए वो लिमिट है कि इतनी एनर्जी जब तक नहीं होगी तब तक कोलिजन को इफेक्टिव नहीं बना पाएगा। तो जो चाहिए वो थ्रेशोल्ड है, जो उसके पास पहले से है उसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हैं। तो हमें कुछ बाहर से देना पड़ेगा, हमें बाहर से कुछ एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो बाहर से इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इस एनर्जी को कहा गया एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि एक रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम अपनी अपनी तरफ से कितनी मदद कर रहे हैं, कितनी हेल्प कर रहे हैं। जैसे किसी बंदे को 100 रुपए चाहिए, 20 रुपए उसके पास पहले से हैं, तो मैं उसे एक्स्ट्रा कितना दूंगा, ये एक्टिवेशन है। तो एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड में थोड़ा सा अंतर है। एक्टिवेशन एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रेशोल्ड से कम होगी, बहुत ऐसा केस हो सकता है कि लेस देन बराबर हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, अभी इस बार नीट में क्वेश्चन आया भी है असर्शन रीजन में कि क्या किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकती है? थियोरेटिकली सोचे तो हो सकती है, प्रैक्टिकली जाए तो नहीं हो सकती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा थ्रेशोल्ड से छोटी रहेगी। और एक्टिवेशन का मतलब क्या हुआ? वो मिनिमम एनर्जी that must be given to activate reactant molecules। और ऐसे भी कह सकते हो टू एक्टिवेट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जगह ये भी कह सकते हो टू प्रोवाइड reactant molecules with threshold energy, तो ये भी कह सकते हो, ये भी कहा जा सकता है कि कितनी एनर्जी बाहर से देनी होगी ताकि वो थ्रेशोल्ड के बैरियर को क्रॉस कर ले। थ्रेशोल्ड को हमेशा एज अ बैरियर कंसीडर किया जाता है। और ये चीज मैक्सवेल इक्वेशन आई, तो ये आया कैसे ये तो नहीं जानना है। अगर हम बात करें किसी भी गिवन टेम्परेचर पे तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होती है, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होती है, e टू द पावर माइनस EA बाय RT होता है। e टू द पावर माइनस EA बाय RT होता है। समझ में आई बात? तो ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी। तुम ये भी कह सकते हो दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, कि अगर हमने एक मिक्सचर लिया है किसी T टेम्परेचर पे रिएक्शन कराने के लिए, तो उसमें इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्टिवेटेड है, यानी इन मॉलिक्यूल्स को अगर ओरिएंटेशन मिल गया तो रिएक्शन कर ले जाएंगे।
इन मॉलिक्यूल को ओरिएंटेशन मिल गया तो रिएक्शन कर ले जाएंगे, बाकी मॉलिक्यूल तो एनर्जी की वजह से रुक जाएंगे, बाकी मॉलिक्यूल तो एनर्जी की वजह से ही रुक जाएंगे, वो एनर्जी ही क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हुई हमारी एक्टिवेशन की। इसी कोलिजन थ्योरी में अगली जुड़ी हुई बात है जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। क्या मतलब है मॉलिक्यूलैरिटी का? उसके लिए पहले समझो कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री स्टेप। कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री स्टेप, जैसे मान लेते एक रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन ले लेते 2NO प्लस Br2, ये मिलके बना रहे हैं NOBr, नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब हमने ये रिएक्शन लिख दी, हमने तो ये रिएक्शन पेपर पे लिख दी, यहां पे चिपका दी। अब अगर इस रिएक्शन को पढ़ें, ऑब्जर्व करें, तो इसकी एक मैकेनिज्म रही होगी। मैकेनिज्म का मतलब इसका एक तरीका रहा होगा, इस रिएक्शन के होने का कुछ स्टेप रहा होगा। जो हमने लिख दिया जरूरी नहीं कि वैसी ही हो रही हो रिएक्शन, जैसा हमने लिखा जरूरी नहीं रिएक्शन वैसी हो रही हो। और मैकेनिज्म ऐसी चीजें जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं या हमें पहले से याद होता है, या तो एक्सपेरिमेंटली या हमें पहले से याद होता है। कैसे याद होता है कि NO ने Br2 से रिएक्ट किया और बनाया NOBr2 नाम का एक मॉलिक्यूल, और फिर इस NOBr2 ने बचे हुए NO से दोबारा रिएक्ट किया और फिर बनाया NOBr, फिर बनाया NOBr। तो देखो, अगर हम इस ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन रह गया। अब ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन रह गया। इसको देख के हमें ऐसा फील होगा अच्छा 2 NO के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक Br2 आ रहा है, तो हमें कुछ ऐसा फील तो नहीं होगा कि 2 NO और एक Br2 साथ साथ कोलाइड करने चाहिए, कोलिजन होना कंपलसरी है। इस स्टेप को देख के तो हमें ऐसा लगेगा अच्छा 2 NO है, एक Br2 है, यानी 3 मॉलिक्यूल आके टकराएंगे तब प्रोडक्ट बन पाएगा, 3 मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएंगे तब प्रोडक्ट बन पाएगा। लेकिन रिएक्शन की स्टडी क्या बोल रही है कि नहीं, तीनों को एक साथ टकराने की जरूरत ही नहीं है, ये 2 टकरा जाए तो पहले ये बन जाएगा, और ये जो बना ये बच्चे एक और से टकरा जाए तो ये बन जाएगा। तो ये जो हमें मैकेनिज्म है, ये सिंपलेस्ट वे है जो दिखाए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, रिएक्शन में एक्चुअल में कोलिजन कैसे हो रहा है। और ये जो हम लिखते हैं ये दिखाता है कि एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो वो रिएक्शन जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है, जो एक्चुअल प्रोसेस नहीं बताती है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स स्टेप। उसको हम बोलते हैं रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स स्टेप, जिसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके दिखाया जा सकता है, जिसको उसकी मैकेनिज्म में और ज्यादा सिंप्लीफाई करके दिखाया जा सकता है। और ऐसे पार्ट जो एक्चुअल सिनेरियो बता रहे हैं, एक्चुअल कोलिजन के बारे में बता रहे हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप। उनको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स। तो एलिमेंट्री का मतलब सबसे फंडामेंटल लेवल, सबसे बेसिक लेवल का स्टेप। एलिमेंट्री का मतलब सबसे फंडामेंटल लेवल या सबसे बेसिक स्टेप। तो जो मैकेनिज्म है वो हमें एलिमेंट्री स्टेप का इंफॉर्मेशन देते हैं। देन हम बात करते हैं इसी एलिमेंट्री स्टेप के लिए एक वर्ड जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है? कोलिजन से ही जुड़ा हुआ वर्ड है। कि कितने मॉलिक्यूल्स का बीच में कोलिजन होना कंपलसरी है। मॉलिक्यूलैरिटी हमें मॉलिक्यूल्स का आइडिया देता है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या आइडिया देता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि ऐसे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में कोलिजन होना कंपलसरी है, जो कोलाइड करने चाहिए, और
क्यों कोलाइड करने चाहिए? ताकि वो एलिमेंट्री स्टेप हो सके, ताकि वो एलिमेंट्री स्टेप हो सके। जैसे यहां पे अगर देखें तो एक NO और एक Br2, मिनिमम 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना कंपलसरी है। तो इस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2। इस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2। एक NO का मॉलिक्यूल और एक Br2 का मॉलिक्यूल आना ही चाहिए। ऐसे यहां पे देखें तो इस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी होगी, इसकी भी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? 2, क्योंकि यहां भी 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें मैकेनिज्म का आइडिया देती है। अब ये ऑब्वियस सा रीजन होना चाहिए कि जब हम यहां पे पता ही नहीं है कौन टकरा रहा है नहीं टकरा रहा है, यहां पे हम नहीं कह सकते कि 3 मॉलिक्यूल टकराएंगे, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये तो डिवाइड हो जाएगा। हमें कॉम्प्लेक्स स्टेप को देख के कभी भी आइडिया नहीं लगेगा कि एक्चुअल में कितना टकरा रहा है, क्योंकि वो तो डिवाइड हो जाएगा सिंपल स्टेप में। इसमें 3 मॉलिक्यूलैरिटी कहने का सेंस भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 3 मॉलिक्यूल कहीं भी एक्चुअल में टकराएंगे नहीं। रिएक्शन को करवाने के लिए 3 मॉलिक्यूल को टकराना ही नहीं है। तो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एलिमेंट्री स्टेप के लिए डिफाइन की जाती है। किसके लिए? एलिमेंट्री स्टेप के लिए। कॉम्प्लेक्स स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं बताओगे, इनफाइनाइट नहीं बताओगे, नॉट डिफाइंड बोलोगे कि इसका कोई सेंस ही नहीं है। कोई सेंस है इस बात का? वो वाला हाल, इसका कोई सेंस ही नहीं है, सेंसलेस है बिल्कुल। और क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निगेटिव होने का कोई सेंस नहीं। -2 मॉलिक्यूल टकराए, कोई सेंस है इस बात का? 0 होने का कोई सेंस नहीं, बिना मॉलिक्यूल के ही रिएक्शन होगी, हवा में से रिएक्शन हो रही है। और फ्रैक्शन होने का कोई सेंस नहीं। और इन जनरल मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा भी नहीं हो पाती है, क्योंकि 3 से ज्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी घट जाएगी कि 4 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल एक साथ आके टकराएं। बहुत सारे मॉलिक्यूल की एक साथ टकराने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी यूजुअली नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन नहीं होती है, और 3 से ज्यादा भी नहीं होती है। 3 से ज्यादा भी नहीं होती है। अब अगर हम लोग एलिमेंट्री स्टेप के बारे में थोड़ी सी और बातें करें तो ये तुम कह सकते हो ये मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच का अंतर है। तो पहली बात ये, एलिमेंट्री स्टेप के लिए मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर के बराबर होती है। तो मैंने तुम्हें जब ऑर्डर सिखाया था, रेट लॉ सिखाया था कई सौ साल पहले, तो वहां पे हमने कहा था कि कुछ ऐसी रिएक्शन आएंगी जहां पे तुम सीधे रेट लॉ लिख पाओगे, और वो है एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन, जैसे मान लो रिएक्शन 1 का रेट स्पीड R1, रिएक्शन 2 की स्पीड R2, तो तुम R1 लिख सकते हो डायरेक्टली K1 रेट कांस्टेंट, NO की पावर 1, Br2 की पावर 1, और इसके लिए लिख सकते हो रेट कांस्टेंट K2 NO Br2 की पावर 1 एंड NO। यानी कि किसी एलिमेंट्री स्टेप के लिए डायरेक्टली हम रेट लॉ लिख सकते हैं उस रिएक्शन के कोएफिशिएंट से, यानी तुम ये भी कह सकते हो एलिमेंट्री स्टेप का ऑर्डर नेगेटिव, 0 या फ्रैक्शनल नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम है, लेकिन सिर्फ किसके? एलिमेंट्री स्टेप के लिए। किसके लिए? एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री स्टेप के लिए ऑर्डर कभी भी 0, नेगेटिव, फ्रैक्शन नहीं होगा। 0, नेगेटिव या फ्रैक्शन ऑर्डर सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्टेप के लिए होता है। 0, नेगेटिव या फ्रैक्शन ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्टेप के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्टेप के लिए होता है। और दूसरी बात, किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप है, सबसे धीमा स्टेप, सबसे ज्यादा धीमा स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी RDS। यानी मान लो अगर R1 R2 में मान लेते हैं R2 छोटा है, अगर R2 छोटा है किससे? R1 से। R2 छोटा है अगर किससे?
R1 से, तो तुम कह सकते हो जो रिएक्शन की स्पीड है वो R2 के बराबर होगी। जो रिएक्शन की स्पीड है वो R2 के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री स्टेप के लिए डिफाइन है, और जो सबसे धीमा स्टेप है वही रिएक्शन को बता पाएगा कि इतना ही तेज जा सकते हो। किसी भी चेन में सबसे कमजोर कड़ी ही उस चेन की ओवरऑल स्ट्रेंथ बता सकती है। तो जो सबसे स्लो स्टेप है, जिसकी स्पीड सबसे कम है, रिएक्शन उससे ज्यादा तेज नहीं जा सकती है, क्योंकि उसको तो होना ही पड़ेगा ना पूरी रिएक्शन को होने के लिए। पहला स्टेप हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता, दूसरा तो नहीं हुआ। दूसरा जल्दी हो गया, क्या फर्क पड़ता, पहला तो नहीं हुआ, दोनों कनेक्टेड है। तो जो भी सबसे धीमा स्टेप है वही रिएक्शन की स्पीड को डिफाइन करता है, वही रिएक्शन की स्पीड को डिफाइन करता है। तो ये सारे टर्म ऑर्गेनिक में बहुत यूज होंगे। देखो यहां पे जो भी हम मैकेनिज्म रिलेटेड बातें कर रहे हैं ऑर्गेनिक में बहुत यूज होगा। तो एक वर्ड आएगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो रिएक्शन में, कोई भी ऐसी चीज जो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा बीच में बन रही है, एक्चुअली बन रही है, जिसको अलग कर सकते हैं, उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट। चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो चार्ज्ड हो, चाहे कैटायन चाहे एनायन। अब मैकेनिज्म बेस्ड बच्चों तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, देखो मान ले कि रिएक्शन ये दी हुई है, एक रिएक्शन ये दी हुई है, एक स्टेप पे लिखा है फास्ट, एक स्टेप पे लिखा है स्लो। पहले से ही बता दूं, हमें एक स्टेप की रिवर्सिबल होने की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर तुम्हें जरूरत जहां भी लगे कि जरूरत है तो उस स्टेप को रिवर्सिबल मान लेना। क्वेश्चन ने रिवर्सिबल ना दिया तो भी, रिवर्सिबल ना दिया तो भी रिवर्सिबल एज्यूम कर लेना, माना जा सकता है। ठीक है, अब ये इस पे ध्यान दो पहले तो कि जो ये NOBr2 है ये इंटरमीडिएट है। NOBr2 क्या है? इंटरमीडिएट। सर ये इंटरमीडिएट क्यों है? देखो मेन रिएक्शन में जो नहीं दिख रहा है वो सब इंटरमीडिएट है। मेन रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो नहीं दिख रहा है वो सब का सब इंटरमीडिएट है। जो भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स स्टेप में नहीं दिखा वो सब का सब क्या है? इंटरमीडिएट। वो सब रिएक्शन के बीच में बना। NOBr2 की कहानी कितनी सी है, पहले स्टेप में बना, दूसरे स्टेप में खत्म हो गया। NO हमने लिया, Br2 लिया, NOBr फाइनल प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में जो भी कुछ बन रहा है वो सब के सब इंटरमीडिएट है। रिएक्शन 2 स्टेप में होगी तो एक इंटरमीडिएट बनेगा ही बनेगा। रिएक्शन 5 स्टेप में होगी तो 4 इंटरमीडिएट बनेंगे ही बनेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं? मान लेते हैं रिएक्शन की स्पीड R1, इसकी स्पीड R2। तो R2 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई रेट कांस्टेंट मान लेता हूं K2, NOBr2 की पावर 1 और NO की पावर भी 1। कैसे लिखा ये हमने ऐसे लिखा कि एलिमेंट्री स्टेप है, मैकेनिज्म का स्टेप है, तो उसके लिए जो मॉलिक्यूलैरिटी है, जितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं वही उसका ऑर्डर होगा, दूसरी बात क्या पता है कि रिएक्शन का जो सबसे धीमा स्टेप है, वो क्या है? वो RDS होता है। रिएक्शन का सबसे धीमा स्टेप RDS होता है। इसका मतलब जो रिएक्शन की स्पीड है, जो रिएक्शन की ओवरऑल स्पीड है, वो R2 के बराबर होगी, चलो ये भी बात सही है कि रिएक्शन की ओवरऑल स्पीड R2 के बराबर होगी। यानी हम रिएक्शन के लिए ओवरऑल R लिख सकते हैं K2
NOBr2 मल्टीप्लाइड बाय NO मल्टीप्लाइड बाय NO। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, फाइंड रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, फाइंड रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। तो रेट लॉ यही तो था, आर और कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस, लेकिन इसको हम रेट लॉ अभी नहीं कहेंगे, इसको हम फाइनल रेट लॉ नहीं कहेंगे अभी। दिस इज नॉट अ फाइनल रेट लॉ, ये अभी हमारा फाइनल रेट लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरमीडिएट तो यार ऐसी चीज है ना जो रिएक्शन के बीच में बनी और रिएक्शन के बीच में खत्म हो गई। इंटरमीडिएट तो ऐसी चीज है जो रिएक्शन के बीच में बनी और रिएक्शन के बीच में ही खत्म हो गई। रेट लॉ में हम कंसंट्रेशन दिखाना चाहते हैं, तो ये तो बना और खत्म हो, इसके बारे में तो हमें आइडिया भी नहीं है। हमने कंसंट्रेशन किसका लिया होगा? रिएक्टेंट का। तो रेट लॉ में हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस दिखाना चाहते हैं, तो इसका तो कोई सेंस नहीं कि NOBr2 हमारे रेट लॉ में आए। NOBr2 के रेट लॉ में आने का कोई सेंस ही नहीं है। तो मेन रेट लॉ में कभी भी कोई इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, मेन रेट लॉ में कभी भी कोई इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जो हमें इक्विलिब्रियम, इसीलिए मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम स्टेप ले लो। इक्विलिब्रियम स्टेप जो दिया है, जो रिवर्सिबल स्टेप दिया है, नहीं दिया तो अपने अकॉर्डिंग हम मान लेंगे, उसमें हम इक्विलिब्रियम लॉ लगा देंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा NOBr2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NO मल्टीप्लाइड बाय Br2। यहां से अगर मैं NOBr2 की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा K इक्विलिब्रियम NO मल्टीप्लाइड बाय Br2, K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय Br2। और ये जो NOBr2 की वैल्यू निकली, ये उठा के हम यहां पे रख देंगे, फेंक के मारेंगे उसको। क्यों? ताकि NOBr2 एक्सप्रेशन से चला जाए। तो ये तुम्हें ध्यान देना है कि जब भी तुम मैकेनिज्म से रेट लॉ बना रहे हो, सबसे पहले स्लो स्टेप का रेट लॉ बनाओ, उसी रेट लॉ को चिपका दो मेन रिएक्शन में, उसी रेट लॉ को मेन रिएक्शन में चिपका दो। फिर देखो कि रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट आया, कुछ ऐसा आया जो मेन रिएक्शन में नहीं, जो मेन रिएक्शन में नहीं वो रेट लॉ में नहीं, जो मेन रिएक्शन में नहीं वो हमारा रेट लॉ में नहीं, प्रोडक्ट आ सकता है। तो यहां से रेट लॉ आ गया K2, K इक्विलिब्रियम, इसे मिला के नया कांस्टेंट K बोल देना। NO एक है, NO एक वो हो गया, तो NO का स्क्वायर Br2। ये हमारा फाइनल रेट लॉ है जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आ रहे। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी इंटरमीडिएट ना आए, इसको ऐसे मत सुनता है कि सिर्फ रिएक्टेंट आए। प्रोडक्ट आ सकता है रेट लॉ में क्योंकि वो फाइनल रिएक्शन में है, तो रेट लॉ में रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, बस इंटरमीडिएट नहीं आ सकता है। क्योंकि मैंने बोला रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, कुछ बच्चों के कान में पहुंचा कि सर रेट लॉ में सिर्फ रिएक्टेंट आना चाहिए। नहीं, रेट लॉ में रिएक्टेंट आ सकता है, रेट लॉ में प्रोडक्ट आ सकता है, रेट लॉ में वो कुछ भी आ सकता है जो मेन रिएक्शन में लिखा हुआ है। जो यहां नहीं लिखा है वो रेट लॉ में नहीं आएगा, जो यहां पे नहीं लिखा है वो हमारा रेट लॉ में भी नहीं लिखा जाएगा, वो हमारा रेट लॉ में भी नहीं लिखा जाएगा। गुड मॉर्निंग विनय प्रताप इंजीनियर, क्या हालचाल है, कैसे हो भाई? काइनेटिक्स समझ में आ रही है? काइनेटिक्स के क्वेश्चन लगाए नहीं लगाए? तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, जब हम ऑक्सीजन की ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ओजोन गैस बनती है। ऑक्सीजन के साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से ओजोन गैस बनती है, जिसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसे दी है। मैकेनिज्म क्या दिया है कि O2 टकराए, शीशे से शीशा टकराया और बन गया O3 प्लस ओजोन, O3 प्लस ऑक्सीजन। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या दिया है कि जो ओजोन है, जो ऑक्सीजन है बचा हुआ, 3 ऑक्सीजन लिए थे ना, बचा हुआ ऑक्सीजन इस एटॉमिक ऑक्सीजन से टकराया और ओजोन का एक और मॉलिक्यूल बन गया। ये फास्ट है और ये स्लो है। इस रिएक्शन का रेट लॉ फाइंड करो। इस रिएक्शन का बच्चों रेट लॉ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेट लॉ। तो फटाफट इस क्वेश्चन को लगाएंगे,
जिन बच्चों को समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन को अभी लगा लें, पॉज करके लगा लें, और जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार चाहे तो और देख ले। हम बच्चों के मन में रहता है कि चलो एक बार और देख ही लेते हैं, बट अगर तुम्हें समझ में आया है तो पहले एक बार ट्राई करो कि कैसे करना है क्वेश्चन को। जब तक खुद से नहीं करोगे क्वेश्चन ट्राई, तब तक नहीं कर पाओगे, कर भी नहीं पाओगे। तो पेन उठाओ, पेपर उठाओ, एक कोशिश दो क्वेश्चन को। फिर भी ना सॉल्व हो तब सोल्यूशन देखो, फिर भी ना सॉल्व हो तब सोल्यूशन देखो। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि पहले इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, वही काम करना है जैसा हमने यहां पे किया है, वैसा ही काम करना है। जैसा हमने यहां पे किया वही सेम काम करना है, वही सेम काम करना। देखो सबसे पहले जो स्लो स्टेप है उससे रेट लॉ बनेगा। तो रिएक्शन की स्पीड बराबर सेकेंड स्टेप की स्पीड बराबर K2। सेकेंड स्टेप में O2 लिखा है और सेकेंड स्टेप में O लिखा है। दोनों की कॉफिशिएंट 1 तो दोनों की पावर 1, दोनों का कॉफिशिएंट 1 तो दोनों की पावर 1। ये जो है ऑक्सीजन का एटम, ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। जो ऑक्सीजन का एटम है वो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, वो रिएक्शन के बीच में बना है, राइट। चलो अब इसको हटाने के लिए क्या करें, ये तो हमने यूज किया था, तो हम मान लेंगे कि भाई ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो इसमें देखते हैं कि क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा रिएक्शन नंबर 1 में। इक्विलिब्रियम हमेशा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट साइड में O3 और O है, रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो O2 की पावर 2 हो गई, O2 मल्टीप्लाइड बाय O2। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। इंटरमीडिएट की वैल्यू चाहिए तो O की वैल्यू कितनी आ जाएगी, O की वैल्यू आ जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओजोन के कंसंट्रेशन की पावर 1। अब क्योंकि इंटरमीडिएट हमें अपने फाइनल रेट लॉ में नहीं चाहिए, इस वैल्यू को उठाओ यहां पे रख दो, इस वैल्यू को उठाओ और यहां पे रख दो। हर बार यही काम करना होता है। तो रेट आ जाएगा K2 O2, ऑक्सीजन की जगह लिख सकते हैं K इक्विलिब्रियम O2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय O3 की पावर 1। K इक्विलिब्रियम और K2 मिलके एक नया कांस्टेंट बन गया है, K O2 की पावर 1 O2 की पावर 2, ये बन गया O2 की पावर 3, और ओजोन जो नीचे था वो ऊपर आ गया -1। यानी जो रिएक्शन का ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज +3, विद रिस्पेक्ट टू ओजोन इज -1। रिएक्शन के रेट लॉ में प्रोडक्ट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, इंटरमीडिएट नहीं आ सकता है। ओवरऑल ऑर्डर कितना बोलोगे, 2। रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना बोलोगे, टोटल पावर ऐड कर देते तो ओवरऑल ऑर्डर कितना है, 2। एक के लिए ऑर्डर 3, एक के लिए ऑर्डर -1, एक के लिए ऑर्डर 3 और एक के लिए ऑर्डर -1। ओवरऑल ऑर्डर हो गया रिएक्शन का 2। तो ऐसे ही क्वेश्चन में मैकेनिज्म के साथ मिलते हैं। यहां से हमारा ऑर्डर को समझना, ऑर्डर निकालने का सारा तरीका खत्म। कि मैकेनिज्म मिलने का मतलब है जैसे ही मैकेनिज्म दी है, अब इसके लिए ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। ये स्टेप स्लो है, इससे रेट लॉ आएगा। फिर इन दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे उसको इक्विलिब्रियम मान लेना। किसको मानोगे, जिससे और ज्यादा इंटरमीडिएट ना जुड़े, जिससे और ज्यादा इंटरमीडिएट ना जुड़े। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, रेट लॉ दिया है, अब जानना है कि कौन सी मैकेनिज्म इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो कर रही है। यानी दोनों मैकेनिज्म से रिएक्शन का रेट लॉ बनाओ। अगर वो रेट लॉ दिए हुए रेट लॉ से मैच कर गया तो यानी दोनों रिएक्शन में से जिससे भी मैच करेगा वो मैकेनिज्म सही है। दोनों से मैच कर गया तो दोनों मैकेनिज्म सही है। अब बच्चों समझेंगे आर्हीनियस इक्वेशन। छोटी सी बात है आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन हमें K बताता है कि K में 2 फैक्टर आएंगे। रेट 2 बातों से अफेक्ट हो रही है कोलिजन थ्योरी में। एक ओरिएंटेशन चाहिए और एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। ये दोनों ही बातें रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं और रिएक्शन को अफेक्ट 2 चीजें करते हुए देखिए रेट लॉ में, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन। तो रेट कांस्टेंट के थ्रू हम इन दोनों का इफेक्ट समझते हैं। उसी को आर्हीनियस इक्वेशन कहा गया, K बराबर A e टू द पावर -EA
डिवाइडेड बाय आर टी, ई टू द पावर बच्चों माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। अभी पीछे बताया था ये जो फैक्टर ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी फैक्टर और ये रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन फैक्टर। इसे हम आर्रीनियस कांस्टेंट या फिर प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंट वाले टर्म से पहले आता है, एक्सपोनेंट वाले टर्म से पहले आता है। आर्रीनियस इक्वेशन के तीन अलग अलग रूप हैं। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लगा दूं नेचुरल, तो ln k बराबर ln a, ln e 1 बन जाएगा, तो जो पावर है सिर्फ उतना बच जाएगा माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। तो ये नेचुरल लॉग में है। नेचुरल लॉग को अगर नॉर्मल लॉग में बदले तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, तो यहां भी आएगा यहां भी आएगा, तो डिवाइड कर देते हैं। क्या किया हमने कि एक 2.303 यहां पे आएगा, एक 2.303 यहां पे आएगा, दोनों से डिवाइड कर दिया तो वो यहां पे बच जाएगा सिर्फ ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर 1 बाय टी, 1 बाय टी। तो ये हमारे पास आर्रीनियस इक्वेशन का तीसरा फॉर्म है, आर्रीनियस इक्वेशन का तीसरा फॉर्म है। टेम्परेचर T1 पे अगर K1 है, T2 पे अगर K2 है, तो तुम किसी भी इक्वेशन में, इसमें चाहो, इसमें चाहो या इसमें चाहो, किसी भी इक्वेशन में अगर तुम एक बार T1 K1 एक बार T2 K2 रखो तो दो रिलेशन आ जाएंगे। तो यहां से जो रिलेशन आएगा log K2 बाय K1 EA डिवाइडेड बाय 2.3 R, EA डिवाइडेड बाय 2.3 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। तो अगर इस पे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, K1 K2 दे देते हैं, T1 T2 दे देते हैं, EA निकलवाते हैं। आर्रीनियस इक्वेशन पर बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर तुम log K या ln K का 1 बाय T के साथ ग्राफ बनाओगे, 1 बाय T के साथ ग्राफ बनाओगे, तो वो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर log लिया है, log c माइनस mx, तो इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप तुम्हें माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.3 आर दे देगा। तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि तुम्हें स्लोप दे देते हैं ग्राफ का, एक्टिवेशन एनर्जी निकलवाते हैं। नीट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल में ये फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चन है। तो ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन बनवाता है कि तुम्हें दो अलग अलग टेम्परेचर पे K1 K2 T1 T2 दी है, T1 T2 दिया है, K1 K2 दिया है, ये निकालना है। इसमें सॉल्व करने में मेहनत लगेगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। R की वैल्यू क्योंकि एनर्जी चाहिए जूल में, तो 8.31 या किलो जूल में चाहिए होगी मोस्टली, तो 8.31 डिवाइडेड बाय 1000 किलो जूल पर मोल केल्विन। तो फिर तुम्हारी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो भी किसमें आएगी, किलो जूल में। एक्टिवेशन एनर्जी भी किसमें आएगी, किलो जूल में। और यहां से भी स्लोप निकालेंगे, R की वैल्यू जूल में अगर एक्टिवेशन जूल में चाहिए, कैलोरी में अगर एक्टिवेशन कैलोरी में चाहिए। नेगेटिव स्लोप की लाइन है। ln K लोगे तो ln K में EA बाय R 2.3, बस ln और log में 2.303 का ही अंतर है, ln और log में 2.303 का ही अंतर है। और तीनों में से किसी भी ग्राफ को देख लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा, यानी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो कोई सी भी रिएक्शन हो, हर रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे फास्ट हो जाती है और टेम्परेचर घटाने पे स्लो हो जाती है। कोई सी भी रिएक्शन हो, कोई सी भी प्रोसेस हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी सबके लिए पॉजिटिव है, तो कोई सी भी रिएक्शन टेम्परेचर को बढ़ाने पे हमेशा और हमेशा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, हर टाइप की रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा फास्ट होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा फास्ट होगी। ये बात हमें कौन बताता है, ये बात हमें बताता है आर्रीनियस इक्वेशन।
ये बात हमें बताता है आर्रीनियस इक्वेशन। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन देखो 2019 का क्वेश्चन है, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 है हाइपोथेटिकली और रेट कांस्टेंट इतने टेम्परेचर पे इतना है, इतने टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कितना होगा? पहले समझो, K बराबर ए टू द पावर माइनस EA बाय RT ये होता है। अगर EA ही 0 हो गया, अगर EA ही 0 हो गया तो सीधे कह सकते K बराबर A, टेम्परेचर का टर्म ही चला गया, टेम्परेचर का टर्म ही चला गया, e टू द पावर 0 1। तो अब अगर टेम्परेचर बदलोगे तो K में फर्क आएगा क्या? अब अगर टेम्परेचर बदलोगे तो K में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर का तो टर्म ही गायब हो गया। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर बदलने से भी रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा, रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा। कई बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी ले जा सकते हैं कि भाई हमारे पता है टेम्परेचर की डिपेंडेंस चाहिए, तो log K2 बाय K1 बराबर EA डिवाइडेड बाय 2.3 R। इससे भी सोच सकते हैं क्योंकि ज्यादातर हमेशा यही फॉर्मूला यूज होता है। T1 है 200, T2 है 400, K2 बाय K1 T1 T2। अब ये 0 दिया हुआ है, ये 0 दिया तो log K2 बाय K1 कितना आ गया? 0। ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, चाहे टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू, पूरा टर्म ही 0 हो गया चाहे टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू। तो अगर ऐसा हो गया तो भाई K2 बराबर कितना हो गया? K1। K2 बराबर कितना हो गया? K1, क्योंकि जब K2 K1 बराबर होगा log 1 होगा तभी तो 0 आएगा। तो अगर K2 बाय K1 का log 0 है तो K2 बाय K1 1 होना चाहिए, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो तुम्हें आर्रीनियस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा खेल करते हुए क्वेश्चन मिल जाता है। कौन से ग्राफ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं? तो या तो log K वर्सेस 1/T का ग्राफ या ln K वर्सेस 1/T का ग्राफ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, या तो log K वर्सेस 1/T का ग्राफ या ln K वर्सेस 1/T का ग्राफ। एक रिएक्शन की इक्वेशन ये, इसका रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ा सकते हैं? ये इस रिएक्शन का रेट लॉ है, रेट कांस्टेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कंसंट्रेशन का कभी भी, ये शुरुआत में बताया था, ऐसा नहीं कि वो जो वहां बताया वो यहां पे यूज नहीं होगा। कंसंट्रेशन का कभी भी इफेक्ट के पे नहीं होता है, रेट पे होता है, के पे नहीं होता है। के बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। के बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या ए बढ़ा दो। ए और टेम्परेचर यही दो बातें डिपेंड करवाती हैं, यही दो बातें डिपेंड करवाती हैं। तो आर्रीनियस इक्वेशन क्या हो गई? के बराबर ए टू द पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT। और इसी का सारा खेल है, या तो तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूज कर लो, या तुम लॉग फॉर्म में यूज कर लो, या तुम ln फॉर्म में यूज कर लो। एंड अगर देखा जाए टेम्परेचर की बात अब, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमें क्या बताता है? तो अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन की स्पीड में कितना चेंज आएगा? तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहा जाता है रिएक्शन की स्पीड में चेंज, क्योंकि हर रिएक्शन की स्पीड टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी। तो 10 के इंटरवल पे निकाल लिया। कब निकाल लिया? 10 और 10 के इंटरवल पे। और ज्यादातर रिएक्शन के लिए ये वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। ज्यादातर रिएक्शन की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है, विच इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिखाते हैं। अगर एक रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाए
तो उसकी स्पीड डबल हो जाती है। तो ये हमें क्या दिया है, डबल होना क्या दिया है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। डबल होना क्या दिया है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की 10 डिग्री बढ़ाने पर रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती है। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ाया तो रिएक्शन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 डिग्री से बच्चों 100 डिग्री तक। देखो तो हमेशा तुम्हें 10-10 के इंटरवल में सोचना है। ऐसा नहीं कि 10 से तुम सीधे 100 पे पहुंच जाओगे, 10 से पहले कहां पहुंचोगे, 20 पे, 20 से कहां पहुंचोगे, 30 पे, 30 से कहां पहुंचोगे, 40 पे, 40 से कहां पहुंचोगे, 50, 50 से कहां पहुंचोगे, 60, 60 से कहां पहुंचोगे, 70, 70 से कहां पहुंचोगे, 80। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनके पास पहले वो शुरुआत में हिंदी में गिनती गिनते हैं और 50 के आगे आते इंग्लिश में शुरू जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे। 90 और 90 के बाद 100। तो ऐसे करके तुम्हें सोचना है कि हमेशा हम जो इंटरवल लेंगे वो कितना लेंगे, ये हर 10 का इंटरवल है। ऐसे नहीं सोचेंगे 10 से सीधे 10 गुना कर दिया, 10-10 का इंटरवल। अब जो 10 में है, यहां पे स्पीड अगर R है तो पहले 10 पे बढ़ाने पे डबल हो गई, हर बार डबल होगी। अब 30 पे जब सोचोगे तो 30 के लिए किससे सोचोगे, बेस लेवल क्या है, 20। 30 कहां से 10 डिग्री बढ़ा, 20 के आगे, तो 30 पे डबल होने का मतलब जो डबल है 20 पे उसका डबल। 40 पे क्या हुआ, इसका भी डबल, तो अब 2 की पावर कितना हो गया, 3। तो ऐसे ही करते करते कितनी बार 10 के इंटरवल आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार डबल हुई रिएक्शन, 9 बार डबल होगी। तो तुम्हें यह समझना है कि कितने डबल इंटरवल आएंगे, कितने 10 डिग्री वाले इंटरवल आएंगे, यानी ओवरऑल रिएक्शन 2 की पावर 9 टाइम्स हो जाएगी। ओवरऑल जो रिएक्शन है वो 2 की पावर 9 टाइम्स हो जाएगी कि इतनी बार डबल हुआ। कितनी बार, 10 से 100 जाने में, 10 से 100 जाने में 9 बार हमने 10 डिग्री का चेंज किया, 9 बार हमने 10 डिग्री का चेंज किया, तो 9 बार ये रिएक्शन की स्पीड डबल होगी। तो 2 की पावर 9 का इफेक्ट आ गया, 2 की पावर 9 का इफेक्ट आया। समझ पाए सब लोग? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। काइनेटिक्स चैप्टर में कैटलिस्ट एक अलग चीज है जो हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कैटालिसिस के साथ। वहीं पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देखेंगे कैटलिस्ट के, पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट को भी समझा जाएगा। तो काइनेटिक्स में रेट लॉज और आर्रीनियस इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लो। इस बार 2 क्वेश्चन आए थे काइनेटिक्स के, नीट 2023 में 2 क्वेश्चन एक साथ थे, यानी कम से कम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स से तुम उम्मीद कर सकते हो कि ये अकेले तुम्हें 20 से 30 मार्क्स दिला देंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स अकेले चैप्टर तुम्हें 20 से 30 मार्क्स तक दिला सकते हैं। तो इन 2 चैप्टर को अति आवश्यक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के पढ़ेंगे। तो मिलेंगे बच्चों अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो और ऐसे ही अच्छे से प्रोग्रेस करते रहो। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टाटा।